बच्चों, आज हम 9th CBSE का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर करेंगे फिजिक्स का, जो आपके टर्म 2 में आएगा इस साल, दैट इज ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, जो भी बच्चा PCM या PCB यानी कि साइंस स्ट्रीम लेना चाहता है आफ्टर डूइंग 10th, तो ग्रेविटेशन 11th में वापस से आएगा। और अगर आपके कॉन्सेप्ट 9th में क्लियर नहीं होंगे तो 11th में आपको तकलीफ आने वाली है। कोई बात नहीं, इसलिए आज हम हर चीज को धीरे धीरे करते हुए, हर कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो व्हाट इज ग्रेविटेशन? कोई भी बॉडी अगर ऊपर से नीचे गिरती है तो वो फ्री फॉल गिरती है, दैट इज इन द अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशन गिरती है। दैट मीन्स ग्रेविटेशन इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। और कहाँ अट्रैक्ट हो रही है? टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो मेन चीज क्या है? जो भी कोई चीज गिर रही है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी गिर रही है। जैसे कि बूंदों का गिरना बारिश के समय, पेड़ पे से फलों का गिरना। अब पेड़ पे से फलों के गिरने के ऊपर ही न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन ने हमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था। हुआ क्या था? सर आइजैक न्यूटन सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और सेब उनके सिर के ऊपर गिरा। तो आइजैक न्यूटन जी के दिमाग में 3-4 चीजें बात आई। पहली बात, सेब नीचे क्यों गिरा? दूसरी बात, नीचे क्यों गिरा, आसमान में क्यों नहीं चला गया? तीसरी बात, अगर सेब नीचे गिरा ड्यू टू सम अट्रैक्शन बाय द अर्थ, तो क्या सेब ने भी अर्थ के ऊपर कोई अट्रैक्टिव फोर्स लगाई, या सिर्फ अर्थ ने ही सेब के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगाई? तो बच्चों, इसका जवाब ये है कि फोर्स सेब और अर्थ दोनों ने लगाई। आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है सर? अगर सेब ने फोर्स लगाई होती तो अर्थ सेब की तरफ चला जाता। नहीं बच्चे, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मास जो है एप्पल का, वो मास ऑफ अर्थ से बहुत ज्यादा छोटा है। दैट्स वाई एप्पल गेट्स अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ रेदर देन अर्थ गॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द एप्पल। तो यहां से ये बात आई। तो न्यूटन जी ने हमें कहा कि इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती हैं। फोर्स एक्सर्ट करती हैं तो सर हमें वो चलती हुई क्यों नहीं दिखाई देती? क्यों? क्योंकि वो फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत ही छोटा होता है। तो अगर मैं डेफिनेशन के हिसाब से बोलूं तो कहते हैं एवरी बॉडी एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑन एवरी अदर बॉडी, यानी हर बॉडी हर दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती है, विच इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, जो कि उनके मासेस की प्रोपोर्शनल होती है, and inversely proportional to the square of the distance between the bodies, और उनके square of the distance के inversely proportional होती है। आप ये डेफिनेशन लिख लीजिए। इसी डेफिनेशन को बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मैं अभी इसको आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। तो उनके हिसाब से, न्यूटन के हिसाब से, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस M1 M2। जैसा कि मैंने कहा हर बॉडी एक दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है। तो ये बॉक्स जिसको मैं कह रहा हूं M1, और ये बॉल जिसको मैं कह रहा हूं M2, और ये हो गया इनके बीच का डिस्टेंस। ये हो गया इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। सो न्यूटन ने क्या कहा? Force is directly proportional to the product of the masses. Product of the masses M1 and M2, and force is inversely proportional to square of the distance between them. Square of the distance between them. So force क्या है? Force M1 M2 के proportional है, और force square of the distance के inversely proportional है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ force is directly proportional to M1 M2 and inversely proportional to D का square, that is square of the distance between them।
तो अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूँ और इक्वलिटी का साइन लगाता हूँ तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा। वो कांस्टेंट क्या आएगा अभी आगे देखते हैं। कांस्टेंट सम कांस्टेंट m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, वो कांस्टेंट होगा कैपिटल G। ध्यान रखना बच्चों, इसको कैपिटल G बोलते हैं और ये यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, यानी कि यूनिवर्स में हर जगह इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। चाहे आप अर्थ पे हो, चाहे आप सैटर्न पे हो, जुपिटर पे हो, मून पे हो, कहीं पे भी हो, दिस G विल रिमेन कांस्टेंट। और इसकी एक वैल्यू है जो हमको एक साइंटिस्ट मिस्टर कैवेंडिश ने, हेनरी कैवेंडिश ने दी थी, वो है 6.67 into 10⁻⁻11। ये वैल्यू कहां से आई? उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव की थी। आप हायर क्लासेस में इसका डेरिवेशन करेंगे, पर फिलहाल 9th के हिसाब से आपको सिर्फ इसकी वैल्यू को याद रखना है। तो अगर मैं चाहूं तो इस फॉर्मूले से मैं G का फॉर्मूला निकाल सकता हूं। G का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? G का फॉर्मूला अगर मैं आइसोलेट कर दूं G को तो ये हो जाएगा f d स्क्वायर अपॉन m1 m2। सो ये आपका G का फॉर्मूला आ गया। अब G का फॉर्मूला जो आपका आ गया, इससे आप इसकी SI यूनिट निकाल सकते हैं। G की SI यूनिट क्या है, यानी यूनिवर्सल कांस्टेंट की SI यूनिट क्या होगी? फोर्स। फोर्स का मतलब फोर्स की SI यूनिट होती है न्यूटन। डिस्टेंस, डिस्टेंस की SI यूनिट होती है मीटर स्क्वायर और मास की होती है kg स्क्वायर। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो ये इसकी SI यूनिट आ गई, जो देखने में अतरंगी लग रही है, एक यूनिक सी लग रही है, पर आपको इसको रटना नहीं है। आपको इस फॉर्मूले से बड़े आसानी से ये SI यूनिट निकाल सकते हैं। अब आगे बेटा दो चीजें और हमको देखनी है। पहली चीज, ये d स्क्वायर कहां से आया? तो इसमें कैपलर लॉ का एक बहुत बड़ा हाथ है। आपके NCERT में कैपलर लॉ के बारे में थोड़ा सा बताया गया है, पर हम इसको अच्छी तरीके से डीपली समझेंगे। दूसरा एक होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल g से। स्मॉल g ये होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ, ड्यू टू ग्रेविटेशन। और अगर मैं पूछूं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन ऑन अर्थ कितना होता है, तो यहां बैठे मैक्सिमम बच्चे ये बता देंगे, ये जो बच्चे देख रहे हैं वो भी ये बता देंगे कि इसकी वैल्यू 9.8 होती है। हमने छोटी क्लास में की है, पर अब हम ये समझेंगे कि ये वैल्यू 9.8 क्यों होती है। और दूसरी चीज हम ये समझेंगे कि इसको एक्सेलरेशन क्यों कहा जाता है। ये सब चीजें हम नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। हो आपको ये सब चीज क्लियर होगी। अगर आपको कोई चीज क्लियर ना हो तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, मैं आपको उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।